तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 6 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 1 से लेके 4 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो हमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो इसका पहला भाग है, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है या फिर विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। क्या यह बात सत्य है या असत्य है? तो देखो, कोई संख्या 3 से विभाजित है तो क्या वो 9 से भी होगी? तो 3 से विभाजित तो 12 भी है हमारे पास। क्या 9 से विभाजित है? तो आप कहोगे नहीं सर। तो ये कथन क्या हमारे पास? ये कथन असत्य है। उदाहरण भी दे दिया मैंने आपको कि 12 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। अब दूसरा कथन देखते हैं, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। ये बात क्या है? ये सत्य होगी। क्यों? क्योंकि कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है, आप 9 का पहाड़ा पढ़ोगे कहीं तक भी, तो वो 3 से तो अवश्य विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि जो 9 है वो 3 से विभाज्य है। अगर आप देख लो 18 लोगे तो भी 3 से विभाज्य है, 27 लोगे तो भी 3 से विभाज्य है। तो यानी कि जितनी भी संख्याएं इस ब्रह्मांड में है जो 9 से विभाज्य है तो वो 3 से अवश्य होंगी। और वैसे मैंने आपको विभाज्यता का नियम भी बताए थे, जिसमें यदि कोई संख्या किसी एक संख्या से विभाजित है तो वो संख्या उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। तो यानी कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड क्या है? 1, 3 और 9। यानी कि 9 से तो विभाजित है तो वो 3 से भी होगी, वो 1 से भी होगी। तो कैसे भी आप देख सकते हो इसको। तो यानी कि ये कथन क्या है? सत्य है। अब सी भाग, एक संख्या 18 से विभाज्य है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। यानी कि क्या कह रहे हैं कि वो संख्या 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 6 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तो वो संख्या 18 से भी विभाजित होगी। क्या यह बात सत्य है? देखो, अगर सह प्राइम होते, सह अभाज्य होते तो हम उनका गुना करके भी देख सकते थे। मान लेते हैं यहाँ पे 3 और 5 हैं, तो यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो वो इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे आप देख सकते हो कि 3 और 6 से अगर हम संख्या ले 24 तो दोनों से विभाजित है लेकिन 18 से विभाजित नहीं है। तो इसीलिए ये कथन क्या है? असत्य। दोबारा देख सकते हो आप इसको। देखो, यदि संख्या 18 से भी विभाजित होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। कह रहे हैं कि 3 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो यहाँ पे हमने संख्या ले ली 24। वो 3 से भी विभाजित है 24 और 6 से विभाजित है 24। तो क्या वो संख्या 18 से विभाजित होगी? जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कथन असत्य होगा। हर बार के लिए हमें बताना होता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। अब डी भाग देखते हैं, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 9 से भी विभाज्य है 10 से भी विभाज्य है कोई संख्या, तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो वो संख्या इन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होगी, यानी कि वो संख्या 90 से भी क्या होगी? विभाज्य। तो चौथा कथन यानी कि डी कथन क्या है? सही है, सत्य है। अब नेक्स्ट ई भाग, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन क्या है? असत्य है। जरूरी नहीं है कि दो संख्याएं जब अभाज्य सह अभाज्य हो तो उनमें से एक संख्या अभाज्य हो। जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब इसके बाद एफ भाग, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। यानी कि जो संख्या इस 4 से विभाज्य हो रही है वो 8 से अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि
पहले भी हमने देखा कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य हो रही है, विभाजित हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी विभाजित हो भी सकती है और नहीं भी। हमने उदाहरण क्या लिया था, 12 9 से विभाजित नहीं हो रहा। यहाँ पे आप ले सकते हो 4 3 12, यानी कि 12 4 से तो विभाजित है लेकिन 8 से विभाजित नहीं है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं जी भाग। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि 8 से विभाज्य है कोई संख्या तो वो इसके गुणनखंडों से यानी कि 1 2 4 और 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से है तो वो 4 से तो अवश्य विभाजित होगी, यानी कि ये कथन क्या है, सत्य। नेक्स्ट भाग हमारे पास एच भाग। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। 2 क्रमागत यानी कि लगातार विषम संख्याएं, जैसे 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, तो वो 4 से विभाज्य होता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। आप देख सकते हो 3 और 1 4, 5 और 3 8, 7 और 5 12, 9 और 7 16, 11 और 9 20, 13 और 11 24, ये सारी संख्याएं जो क्रमागत है यानी कि लगातार 2 विषम संख्याओं का योग क्या है, हमारे पास 4 से विभाजित हो रहा है। अब नेक्स्ट आई भाग। यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये क्या है, सत्य है। उदाहरण भी ले सकते हो आप, क्या कि 20 और 35 दोनों 5 से विभाजित है, तो उन दोनों का सम भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब जे भाग हमारे पास। यदि कोई संख्या 2 संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। बिल्कुल सही बात है, यदि उनके योग को विभाजित कर दिया तो उनको अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो ये कथन भी क्या है, सत्य। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, यहां 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए है, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो 60 के लिए हमें 2 भिन्न भिन्न वृक्ष गुणनखंड दिए हुए, जैसे यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह। तो अब देखो 60 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 10, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे आ जाएगा 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब दूसरा भाग देख लेते हैं इसका। यहाँ पे मैं 60 के लिए दिया हुआ है 30 गुना क्वेश्चन मार्क, तो 60 क्या होता है, 30 गुना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 30 को क्या लिखा हुआ है, 10 गुना क्वेश्चन मार्क, तो 10 गुना क्या आएगा, 3, क्योंकि 10 तिया 30। अब 10 को लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, तो देखो 10 क्या होता है हमारे पास, 2 गुना 5 या फिर 5 गुना 2, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क की जगह ले लेंगे 2 और दूसरे की जगह 5, तो यहाँ पे आ गया 2, 30 दूनी 60, 10 तिया 30 और यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। और वैसे 60 के अगर आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो वो क्या आ गया हमारे पास, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, यानी कि 2 की घात 2, 3 और 5। ये भी लिख सकते हो आप इसके अभाज्य गुणनखंड, हमें वृक्ष से समझाया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न 3 क्या है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो आपके पास कोई भी मान लेते एक भाज्य संख्या है, मान लेते हैं हम 20, कोई भी संख्या है, तो उसमें से किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता अभाज्य गुणनखंडों में। तो कौन से को शामिल नहीं करोगे आप, एक तो 1 को शामिल नहीं करते हम, और एक उस संख्या को शामिल नहीं करते जो संख्या क्या है, भाज्य है, क्योंकि हमें लेने क्या है, अभाज्य गुणनखंड, तो हम एक तो 1 को शामिल नहीं कर सकते और एक उस संख्या को या फिर उस भाज्य संख्या को शामिल नहीं कर सकते जो क्या है, जो हमें दी हुई है। जैसे अगर 20 है तो 20 के आप अभाज्य गुणनखंड जब लिखोगे तो यहां पे देखते, देखो
जब हम 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, मान लेते हैं 4 गुना 5 कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया 2 गुना 2 और ये 5, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5। क्या यहाँ पे कहीं पे एक आया? नहीं आया। क्या यहाँ पे कहीं पे ये भाज्य संख्या आई 20? नहीं आई। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक तो एक नहीं आएगा और एक वो संख्या जो भाज्य है वो खुद नहीं आएगी अभाज्य गुणनखंडों में। अब लास्ट आज का प्रश्न नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 9 के, यानी कि 9999, यही तो होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद कह रहे हैं हमसे कि उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो 9999, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर 9 से मैं भाग करूं तो 1 1 1 1 ये आ जाएगा। अब 9 क्या होगा हमारे पास? 3 गुना 3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो अगर 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 एकम 11 0 1 ये आ जाएगा। तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास? 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101। अब 101 क्या हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, तो यानी कि 9999 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या कर दिया? व्यक्त। और वो क्या आ गया हमारे पास? 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।